जब दोबारा से कभी मीटिंग करोगे तो सुनील इसमें बहुत किसानों के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। एक बात करें, ये जो प्रोपेगेंडा सरकार ने चला रखा है इसके ऊपर, भाई एक चीज़ के ऊपर लड़ाई थी जिसमें लोगों को लगा कि मैं वह लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों को लगा कि मैं मुंह ढकने वाली और वो ज़बरदस्ती सुई लगवाने वाली लड़ाई के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो लोगों में थोड़ी सी पहचान सी बनी और इसीलिए उनको लगा कि देवेंद्र इस लड़ाई को लेकर के सरकार की खिलाफत कर रहा है। फिर वह तो सरकार ने वापस ले ली, इब आपका चालान तो नहीं होता, इब आपके स्कूल भी खुल गए, इब कोई आपसे सर्टिफिकेट भी नहीं मांगता, फिर क्यों फिरा हम धक्के खांदे? भाई जन से लड़ाई शुरू करी थी, आपको ऐसा लगता है कि यह लड़ाई शुरू करी थी इसने और वह लड़ाई जो है वह इब सरकार ने वापस ले ली, तो ईब क्यों फिरा? फिर असल में यह लड़ाई वह है जो सुनील अभी कह रहा था, फसल और नस्ल वाली। ना तो आपकी फसलें आपके पास रहने वाली हैं और ना ही आपकी नस्लें आपकी रहने वाली हैं आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल और 8 साल। मैं पिछले काफ़ी समय से, और हम सारे ही, चाहे सुशील भाई है, सुशील आज आ नहीं पाया, सुशील आयुर्वेद के ऊपर इतना लंबे समय से काम करने लग रहा, सुनील खेती पर करने लग रहा, मैं एजुकेशन पे करा करता, शिक्षा के क्षेत्र में मैं रुके मार मार के 2012 में, 2011 में, 2010 में नू क्या करता गाँव माड़ा तेरे थारा एजुकेशन सिस्टम क्रैश होने वाला है, आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चे अपने ही दोस्तों के दुश्मन बनने वाले हैं। और वही देख लिया आप लोगों ने, क्यों जी? बालक बड़का ने मारन लाग रहे, जो कंपटीशन का दौर है वो ऐसा हो गया कि जब सगे भाई हो ना दो और उनके सगी बाण आ रही हो और उनके दोनों बालक एक के क्लास में पढ़ते हो, तो दोनों की माँ रोज रात ने अपने वाले दिन यूं कहे तनुस्ता आगे लिखना, तनुस्ता आगे लिखना, क्यों जी? अपने ही सगे, यानी कि यह ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो भाई को भाई का दुश्मन बना रहा है, उससे आगे निकलने वाली दौड़। ये आप क्या सोचते हो कि या कोई उए हो गया, या जो आपके खेता में जो बीमारी आई या कोई वैसे ही आ गई, या जो ये डांगर खत्म होने लग रहे, ये जो टेरबड़द खत्म होने लग रहे, खागड़ खत्म हो रहे, या उए हो गए? ये सरकार ने कौन दिख दे? जिस चीज का आपने बेरा है, जित भी आप ताशा पे बैठा या किते चुपाड़ में बैठा, जब भी बात करा आप, तो जब हमने बेरा है कि हमारे अंदर जो बीमारियां हैं ये हमारे खान पान की बदौलत हैं। कमा ना आप खाने आजकल कैसे हो गए, वो खाना किसा है, वो जो जड़ा में है हमारे, और सरकार पूरी प्रमोशन करे उन दवाइयां की, बल्कि सब्सिडी पे देवाप्त है। एक बात को कान खोल के सुन लीजिए और आप अपने बच्चों को भी इस बात को कान खोल के सुनाते रहिए रोज की रोज, जुड़ सी चीज सब्सिडी पे मिलेगी, फ्री मिलेगी, इसका मतलब उसकी आपको कई गुना ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो भी चीज आपको फ्री में सब्सिडी में मिलेगी ना, उसकी कीमत आपको हो सकता है अपनी अगली पूरी पीढ़ी का सर्वनाश करके चुकानी पड़े, क्योंकि ये आपको फ्री के नाम पे क्यों देंगे? कोई सरकार आपको फ्री के नाम पे क्यों देगी? फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम आपको एक बीमारी का टीका लगन लग रहा है और सरकार ने कहे बड़े बड़े इश्तिहार लगा रखे हैं कि फ्री लगा रहे हैं हम पूरी जनसंख्या को, क्यों जी? उसके बाद अगर कोई साइड इफेक्ट आ जाए, किसी की आंखों की रोशनी चली जाए, किसी का हार्ट अटैक हो जाए, किसी के शरीर में दर्द हो जाए या कुछ और हो जाए, उसका इलाज भी फ्री कराएंगे? हाँ जी, वह तो खाल उतर है। समझे बात आप? इसने करिए साइलेंट। मतलब क्या हो गया? शब्द नहीं चल रहा। मतलब क्या हो गया कि आपको फ्री में क्या दिया और उससे आपको क्या मिला, यो मेरे ख्याल तक मैंने बताने की जरूरत नहीं, किसी ने भी बताने की जरूरत नहीं। आपके गांव में अपना आसपास नजर आए गए होंगे किस किस के साइड इफेक्ट होने लग रहे हैं, जो रुक के मारा करते हैं। हम उस टाइम पर नुका करते हैं, हाँ मैं कहा भाई लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफेक्ट होंगे, खुद बनाने वाले में कौन बेरा? क्योंकि प्रधानमंत्री रुक के मार मार के नुकाया करता, पहली बार बने दुनिया में, पहली बार डीएनए और आरएनए बेस वैक्सीन,
पहली बार बने तो इसका मतलब यह है कि आज से 10 साल बाद आपके शरीरों में क्या इफेक्ट होने वाला है, इस बात का उनको भी नहीं पता जिन्हें बनाई है। वो आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है। ये पता है आपको, इस बात का ट्रायल चल रहा है? किसी को मालूम है? ये ट्रायल चल रहा है आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। आपने वो खबर नहीं पढ़ी, 12 से 14 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल की अनुमति मिली। अखबारों में तो बड़ा साफ साफ आया था, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव हो रखे हैं ये टीके। और यह बात आप तक कोई भी नहीं बताता। और जब हम कहा तुम साइड इफेक्ट क्यों नहीं बताते इनको, तो वो क्या बोलते हैं कि जी हमने तो अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। कितने भाई वेबसाइट पर जाके देखे हैं कि किस कंपनी के ने कौन सी कंपनी बना हुआ है, कौन से ने? डॉक्टर ने कौन पेरा? फिर ये चल क्यों रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर जो एक लाइन में आपको बताऊं मैं, ये चल रहा है आपको पूरी तरह से इन लोगों के नियंत्रण में करने के लिए और पूरी तरह से इनके ऊपर निर्भर करने के लिए। ये 2 कामों के लिए चल रहा है कि आप जिंदगी में एक भी काम इनसे पूछे बिना ना कर पाओ, इनको बताए बिना ना कर पाओ, और आपको जिस भी चीज की जरूरत हो आप अपने आप से कुछ भी पैदा ना कर पाओ। ना आप अपना खाना, आज आपका खाना आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको कबाड़ बीज आ जाएगा तो आपके फसल नहीं होगी, कन्फर्म है यार। क्यों जी? बाजार में अगर बीज खराब आ जाएगा तो आप अपना खाना भी नहीं उगा सकते, आप पानी भी नहीं अपना निकाल सकते खेत में, क्योंकि आज पानी के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण इनका है। क्योंकि आपको पानी मिलता है ट्यूबवेल से, और ट्यूबवेल का कनेक्शन कहां? बिजली से, और बिजली किसने? प्राइवेटाइज करने लग रहे हैं। इनसे का मतलब कौन है? इनसे, इनके हाथ में। इनके हाथ में वो लोग हैं जो सरकारों को चलाते हैं। हम लोगों को फिलहाल अंबानी और अडानी जैसों का नाम नजर आता है। अंबानी और अडानी तो इतने पिद्दे से चूहे हैं उनके आगे, जो लोग इन सरकारों को चलाते हैं, जिनके इशारे पर राहुल गांधी बोलता और चुप रहता है, जिनके इशारे पर अरविंद केजरीवाल चुप रहता और बोलता है, जिनके इशारे की वजह से आपके प्रदेश का एक भी नेता उस टाइम पे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया जिस वक्त आपके बच्चों की स्कूल बंद थे और सब कुछ बंद था। किसान साबित करने लग रहा था बॉर्डर पे बैठ के कि सारा बर्बादी चल रही है, क्या सारा फर्जीवाड़ा होने लग रहा है। एक भी नेता, सोचो, कांग्रेस बोली, बीजेपी बोली, जेजेपी बोली, भजन लाल आड़े बोले, बंसी लाल आड़े, सूर्य आड़ा, चौटाड़ा, उड्डा, कोई बोल रहा हो? क्यों जी? कत्ती नहीं बोल लेंगे। आपके रोज पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, कोई भी नहीं बोलेगा। महंगाई शब्द बोल देंगे, ज्ञापन दे देंगे, लेकिन आपको नहीं बोलेंगे कि आप बोलो, क्योंकि आप जाओगे तो आप पार्टी का लेबल लग जाएगा। और हम बोलेंगे तो हमें कहेंगे कि ये राजनीति करेगा या राजनीति कर रहा है। भाई सब तो दुश्मनी मोल लेकर कौन सी राजनीति हो भाई? धर्मगुरु, कोई धर्मगुरु बोल रहा हो, कोई मंदिर वाला बोल रहा हो, कोई मस्जिद वाला बोल रहा हो, कोई गुरुद्वारा वाला बोल रहा हो। क्यों जी? सब ने अपने अपने दरवाजे पे कैंप लगवाए, कोई नहीं चस्का। आम आदमी ने बेरा किया आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा, लेकिन इन्हें के बेरा नहीं होगा। इन्हें किसी ने नहीं लवा रखे, बड़े नेताओं ने फोटो खिंचाए, ना सर्टिफिकेट बनवाए फर्जी, आपा ने बनवाने पड़े। क्यों बनवाने पड़े? इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये नौजवान साथियों के लिए बता रहा हूं भाई, आप लोगों को, क्योंकि मेरी बातें हो सकता है 2 साल बाद समझ में आवे, हो सकता है 6 महीने बाद से समझ में आवे, लेकिन जिस दिन आ जाए उस दिन अपने बालका ने बचाने निकल लियो। मैंने भी बेरा है कि मैं न्यूए फिर रहा हूँ, अड़ तक जाए पाछे अपने चुतर झाड़ के न्यूए सारे के सारे गामा में न्यूए हो रहा है। अब भाई ठीक है, यूँ पता नहीं क्या था फिर है, जब आओगी समझ में, जब लकड़ लियो करते बार। लेकिन पहले बता दूं प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग क्यों है। आपको मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अखबारों के या बैनरों के जरिए आपको
पहले से ही ऐसा तैयार किया जाता है कि आप आने वाले टाइम में उस चीज के लिए तैयार कर लो खुद को। कैसे? हमने एक लाइन पढ़ी थी, फिल्में समाज का आईना होते हैं। यह लाइन काफी लोगों ने पढ़ी होगी। फिल्म या टेलीविजन में जो भी चलता है ना, वो समाज का आईना होते हैं। असल में समाज का आईना नहीं होते। असल में फिल्मों को बनाने वाले लोग आपको 2-4 फिल्में ऐसी दिखाते हैं जो समाज में चल रहा है, और उसके बाद बाकी फिल्में ऐसी दिखाते हैं जो समाज में वो करने वाले हैं। कौन? यही लोग जिनके इशारे पे सरकारें चलती हैं। सारे के सारे पुरस्कार वही लोग फंडिंग करते हैं। ओलंपिक गेम्स तक वो लोग फंडिंग करते हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अंडरवर्ल्ड, नशे का कारोबार और पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, सारी की सारी इन्हीं के इशारे पे चलती हैं। ताकत आज के टाइम पे सबसे ज्यादा किसके हाथ में है? जो सरकारों को बनाता है। सरकार के हाथ में ताकत होती है जी। सेना भी है, पुलिस भी है, कागज भी है, कानून भी है, पैसा भी है। तो ये इन नेताओं को उद्योगपति तैयार करते हैं। वो उद्योगपति जो फॉर्च्यून 500 के हैं। आज के टाइम उसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसने अपना नया एजेंडा चलाया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम एजेंडा 2030, जिसका नाम पहले यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 था, जिसके अंतर्गत आपकी एक एक सांस गिनी जाने वाली है। सोच सकते हैं आप ये बात? आपका एक एक खाना, आपका आना जाना, सब कुछ आने वाले टाइम में निगरानी पे रखा जाने वाला है। धीरे धीरे आपके गांव के हर खंबे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा आएगा। गांवों के, जब वो कहते हैं ना गांवों को शहरों की तर्ज पे डेवलप करेंगे, तो उसका मतलब है आपके गांव के अंदर आपके ऊपर निगरानी सिस्टम रखा जाएगा। अभी तक आपको निगरानी रखने के लिए इन्होंने फास्टैग बनाया था कि आपकी गाड़ी कहीं भी से भी गुजरे, ये जो नया नंबर प्लेट और फास्टैग, ये गेम था आपकी गाड़ी के सर्वेलेंस रखने के लिए कि ये आदमी कितना ट्रैवल करता है, महीने में कितना सफर करता है, कहां से कहां तक। आपकी बसों को खराब करके, रोडवेज को बर्बाद करके आपके व्यक्तिगत वाहन के ऊपर लेकर आना, ये इनका पूरा सर्वेलेंस करने के लिए था। आज देखो आप ज्यादातर खर्चा कैसे करते हो? मोबाइल से करते हो ज्यादातर खर्चा, ऑनलाइन ही करते हो ना। तो आप पेट्रोल डलवाते हो तो उनके पास पूरी खबर है कि इसने महीने में इतने रुपए का पेट्रोल डलवाया। आपने कौन सी गाड़ी है, आपने नंबर ले रखा है, आपके नाम पे जो गाड़ी है उस नंबर में, इसका मतलब इस गाड़ी में इतना पेट्रोल डला, इसका मतलब ये महीने में इतने किलोमीटर ट्रैवल करता है। दूसरा आदमी कितने महीने चला, तीसरा कितने, सब के बारे में इनको ये मालूम है। और उसके बारे में तो पता ही होगा आपको। स्मार्ट वॉच देखी है आपने? किसी ने देखी है? तुम देखी है स्मार्ट वॉच? एक घड़ी होती है ताऊ, मैं आप लोगों बुजुर्गों को बता दूं, एक ऐसी घड़ी बनाई है इन लोगों ने कि वो आप अपनी हथेली पे बांध लोगे तो आपकी सांस कितनी तेज चली, आपकी धड़कन कितनी तेज चली, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन का लेवल, आप कितनी देर तक सोए, कितनी देर पैदल चले, कितनी देर साइकिल चलाया, कितनी देर ड्राइविंग करी, कितना खाया, कितना हजम करा, एक एक चीज बतावे वह घड़ी, बिना आपका कोई टेस्ट करे, सिर्फ यहां बांधने से। हाँ, तो आप अगर उससे आपके शरीर के बारे में अगर पता चल जाए, वह जानकारी फोन पे भी जा सके है। अगर वह जानकारी फोन पे भी जा सके तो वह जानकारी अमेरिका पे भी जा सके। क्यों जी? जो चीज फोन पे आ गई वह तो कितने भेज लो। अगर जानकारी आपके शरीर से अमेरिका जा सकती है तो जानकारी अमेरिका से आपके शरीर में भी तो आ सकती है। ये मेरी बातें आपको ऐसा लगता है कि फिल्मी लग सकती हैं, लेकिन इसको याद रखने के लिए आपको जाना होगा आज से 30 से 40 साल पहले। 1987 में जब रामायण महाभारत आई थी और टेलीविजन में वह खिड़की वाले टेलीविजन आया करते, उस टाइम अगर हमारे बुजुर्गों को कोई ये कह देता कि आने वाले टाइम में एक इतना बड़ा टेलीविजन आप अपनी जेब में लेकर घूम सकोगे, जहां अपने रिश्तेदारों ने बिना तार के देख लोगे, तो उस टाइम का बूढ़ा न्यूकंधा तू छोरे पागल बनावा है। क्यों जी? जब उस टाइम पे कह दे कि ऐसा ही आवेगा मोबाइल ने, अगर मोबाइल का जिक्र मैं उस दिन कर दंदा तो आप यकीन नहीं करो ना,
लेकिन मोबाइल का आविष्कार 1970 में हो चुका था। हमारे पास तो 2000 में आया ना, है ना, यानी कि 30 साल बाद आया आपके पास। और आज जो मैं आपको बता रहा हूं अगले 30 साल की बात बता रहा हूं, जो अगलों ने 10 साल में तो पूरा स्पीड से करने का प्लान बना रखा है। आपकी अभी नितिन गडकरी का 3 दिन पहले का संसद का बयान है कि टोल और फास्टैग भी आपकी गाड़ियों से हटेंगे और आपको जीपीएस लगवाना पड़ेगा अपनी गाड़ियों पे। याद है, किसी ने पढ़ा है वो बयान? है, पढ़ा है? वो कह रहा है जीपीएस लगवाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैं आज से 7 महीने पहले बोल रहा था, वहां जब किसान आंदोलन में जाकर मैं किसान नेताओं को समझाया करता कि भाई तुम्हारे घर से निकलने पे टैक्स लगने वाला है, तुम नहीं समझ रहे। इस गली का नाम होएगा, ये अगली गाड़ का नाम होगा, जो कुड़लन से लेके सालवन तक जावे उसका रोड का नाम अलग और जलमाने वाले का अलग। ये जो गांव में तो दूसरे गांव में जावे हैं इनका टैक्स अलग। आपने अगर फिर उस रोड पे चढ़ गए जो करनाल से जींद जावे है उसका टैक्स अलग, और फिर हाईवे पे चढ़ गए उसका अलग, केएमपी पे चढ़ गए उसका अलग। अभी भी तो दे रहे हो अलग अलग, यहां का अलग वहां का अलग। बड़े रोड का थोड़ा ज्यादा देते हो, छोटे रोड का थोड़ा कम देते हो, ऐसा कर रहे हो ना। अभी तक तो आप क्या दे रहे हो, जब आप टोल से गुजरते हो तब दे रहे हो। आने वाले वक्त में आपका घर से निकलते ही मीटर चालू हो जाएगा, कौन से रोड पे कितने किलोमीटर चाले उसके हिसाब से सामने आपका बिल कट जाएगा। हाँ, टल जाए। उसका इलाज है कि आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो उसका ये होगा टैक्स, आपका डीजल की गाड़ी है। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में आप देखने वाले हो एनवायरमेंट के नाम पे, पर्यावरण सुरक्षा के नाम पे, कि आप कार्बन उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हो। आपके डंगरों तक की गिनती हो चुकी है, आपके घर में कितना सोना उसकी गिनती हो चुकी, आपके मानस कितने के खावें, कितना खावें, कित जावें, कितना जावें, सब क्या की काउंटिंग होने लग रही। आपका मोबाइल, आप मोबाइल में क्या देखते हो, सरकार विरोधी देखते हो कि सरकार की चीजें देखते हो, आप क्या खरीदते हो क्या नहीं खरीदते हो, सब कुछ आपके मोबाइल के जरिए उनके पास डाटा एनालिसिस होने लग रहा है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। 4-7 साल पहले दोबारा गांव के सारे वहां के जमीन के नंबर ले गए थे। हाँ, 6 साल का कोई भी पशु जो जन्मा बछड़ा काटड़ी उनको सब मूर्ति कर दी, उनका आधार कार्ड बन चुका है। और आधार कार्ड, कमाल की बात देखो, आपके आधार कार्ड जो बनाया था उस आधार कार्ड के साथ आपका राशन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके घर के सारे आदमियों के नाम, फैमिली आईडी, आपका गैस का कनेक्शन, आपका गाड़ी के आरसी, सब कुछ जुड़ ली होगी, पैन नंबर, बैंक का खाता, सब कुछ जुड़ लिया होगा। यानी कि अगर आपको रगड़ना है तो एक बटन दबाना, आधार कार्ड से जुड़ी जितनी चीजें सारी 1 सेकंड में बंद। और ये इन्होंने किया। आपको अभी टेस्ट कर रहे थे पिछले 2 साल से कि अगर डीसी दफ्तर जाना तो सर्टिफिकेट दिखाओ। ये टेस्टिंग थी आपकी। अगर आप चुपचाप गुलामों की तरह वो दिखाने वाला फरमान इनका मान लेते तो अब ये आ जाता कि आप लोगों को ये सर्विस तब मिलेगी। अभी 3 दिन पहले आज तक ने कवर किया है उसको, चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम को। कौन कौन जानता है सोशल क्रेडिट सिस्टम के बारे में? मैं इसके बारे में 2 साल से बोल रहा हूं कि सोशल क्रेडिट सिस्टम की तरफ जा रहा है देश। और अगर नहीं जानते हो तो भाई आज तक ने 3 दिन पहले कवर किया है। मैं बता देता हूं मोटे मोटे तौर पे क्या होता है सोशल क्रेडिट सिस्टम। आपके आधार कार्ड के साथ आपकी सारी सर्विसेज जुड़ चुकी हैं और उसके बाद अब आपको बोला जाएगा, निर्देश दिया जाएगा कि ये काम करने के इतने पॉइंट, ये काम करने के इतने पॉइंट, अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो इतने पॉइंट डाउन चले जाएंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लोगे तो इतने पॉइंट नीचे जाएंगे। आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपका स्कोर क्या है उसके हिसाब से आप अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कर पाओगे। मतलब आप बस में चढ़ पाओगे, अगर स्कोर कम है तो नहीं चढ़ पाओगे। इसका एक एग्जाम्पल आपसे पहले आपने देखा होगा, बैंकों के अंदर आप जाते हो तो बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। सिबिल क्यों जी?
वो सिबिल स्कोर यही है, आपके व्यवहार को टेस्ट किया जाता है। अगर आपका लेन देन ठीक है तो आपका लोन है। अब वो सिर्फ लेन देन पे नहीं रहेगा, अब वो आपकी जिंदगी के सारे कामों पे, कि आप सरकार के खिलाफ कितना बोलते हो, सरकार की बातों को चुपचाप कितना मानते हो। ये होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूं कि जिस टाइम पे आपको लगने लगे उस टाइम लिखट लियो। और जब ईब लागता हो आपने सच्चाई मेरी बातों में थोड़ी बहुत, तो ईब पे लिखटना पड़ेगा। कहां निकलना पड़ेगा? आपको अपने गांव को बचाने के लिए निकलना पड़ेगा। किसी के लड़ाई नहीं लड़नी है, या लड़ाई आपके गांव में रह के अपनी रसोई से लड़ी जाएगी। अगर आप बचना चाहते हो तो अपने खेत से लड़ी जाएगी। किसान को एक दिन सिविल डिसोबीडियंस दोबारा से करना पड़ेगा। गांव के गांव जिस दिन खड़े हो जाएंगे सरकार के खिलाफ कि नहीं मानते तुम्हारा फरमान, नहीं घुसने देंगे किसी सरकारी अफसर को गांव के अंदर, अपने पानी का इंतजाम खुद कर लो, जो कर पहले नलके होया करते, क्यों करे ऐसा कर लो कि अगर यह सप्लाई बंद कर दें तो तशाए ना मरो। ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं। अभी तो ये डीसी, ये तो टेस्टिंग है ना। आने वाले टाइम में आपके बच्चों को बच्चा पैदा करने के लिए भी डीसी से परमिशन लेनी पड़ा करेगी। जमीन बेचने के लिए डीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। नया भूमि का कानून यहां लग रहा है, आप अपनी जमीन नहीं बेच पाओगे। हर बात करिए, अभी तो कुछ भी नहीं बंद है ताऊ। आपको मैं बताता हूं, आपको बंधे हुए क्यों महसूस होते हैं? क्योंकि आपने आजाद जिंदगी जी रखी है। हमारा दम क्यों घुटता है? क्योंकि हमने आजाद जिंदगी जी रखी है। ये जुनसे बालक 20-20 साल के हैं, ये अंकुशर की उम्र के बालक हैं, ये तड़के उठते स्कूल में लिखड़ा करते, बस में बैठ के या कितने चले गए स्कूल में, तांदे फिर ट्यूशन टाशन पर चले गए। इन्हें तो आजादी देखिए को नहीं बेचारा ने। हम तो नदियां भी ना रहे हैं, जोड़ा भी, कुरडियां भी, हमारी तो होली भी न्यारे डाल की होया कर दी। हमारी तो जिंदगी कति पूरी आजादी में होया कर दी। बचपन हमने तो आजाद बचपन जी रहा, क्या इसीलिए दम घुटता है इन बच्चों को? तो यही ये गुलामी में ही इनको मजा आ रहा है। आप देखो, आपका नौजवान बालक पूरा दिन मोबाइल के ऊपर ना चिपका रंधा हो तो यह जेल ही तो है। सरकार के पास इतनी जेल नहीं है कि आपको काबू कर सके, इसीलिए इन्होंने लॉकडाउन लगाया, आपके घर को आपकी जेल बना दिया। ना खर्चा देना, ना आपके ऊपर कोई टेंशन, आप अपने आप मरो जियो कुछ ही करो। क्यों जी? आपके घर को आपकी जेल बना दिया और फिर प्लानिंग के तहत एक एक बालक के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। अब आपका बच्चा कैद में है इस टाइम, कैद में, मोबाइल की कैद में है इस टाइम आपका बच्चा। और वो मोबाइल उसके ब्रेन को भी ब्लॉक कर रहा है, माइंड कंट्रोल चल रहा है। माइंड कंट्रोल कैसे चल रहा है? आप अपने मोबाइल पे एक चीज दबाओ, सिर्फ इतने लिख दो, लेदर शूज, इतना लिख दो, या वो बोल दो मैंने जूते चाहिए भाई, वो सुना है उसने, जूते चाहिए रही इसने दो रहा। अगले दिन मतलब 2 घंटा पीछे फेसबुक चलाओगे तो जूतियां की याद आनी शुरू हो जाएगी आपके पास। मतलब उन्हें इतना बेरा है कि तुम के बात करने लग रहे हो। तो आपका बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, वो कौन सा सिलेबस देख रहा है? मान लो आपका बच्चा 8वीं क्लास का सिलेबस देख रहा हो, तो 8वीं क्लास के बच्चे की उम्र वो अंदाजा लगा लेते हैं 14 साल पाओगी, 13-14 साल। और 13-14 साल के बच्चे को अश्लील वीडियोज में पूरा मजा आएगा। तो वो जब मोबाइल खोलेगा तो उसके सामने जबरदस्ती आएगी, आप कितना ही जोर ला लो। जोन से मोबाइल में आपका बच्चा अपना सिलेबस देखता है ना, पढ़ाई करता है, उसे मोबाइल में सबसे ज्यादा वीडियो अश्लील आई पाएंगी। उसे में गेम की एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा आई पाएगी, मोबाइल गेम की। और आपका बच्चा फिर उसी टाइम उनकी तरफ क्लिक कर लेता है, फिर वो चलता है। आपको लगता है हमारा बालक तो हेडफोन लागन है, बटन लाग रहा है। आप तो ठीक कह रहे, बिल्कुल। इंसान तो बांध कर दिया, चारों तरफ हर इंसान बांध कर दिया। इब्बे बाज से कहां पा, इब्बे बीज इतने पूरी तरह काबू नहीं आए हैं। जिस दिन पूरी तरह काबू आ गए, इब्बे हमारे भारत में इस बीज को बचाने के लिए बहुत से योद्धा लगे हुए हैं, जो आपकी खेती के बीज भी, नेचुरल बीज बचा कर रखे हुए हैं, जिन्होंने जो आपके बच्चों को दोबारा से वापस योद्धा बनाने की तरफ काम करने लग रहे हैं कि इन लोगों को इस नपुंसकता वाली दौर से निकाला जाए किसी तरह से।
ऐसे लोग हैं जो अपने डंगरा ने बचाने खातर भी हंगा लाने लगा। अब सुशील मतलब यूँ देखो आप, ये लोग जो सुशील हरबर के जो लोग हैं जो अपनी उन डांगरा ने ओरिजिनल गाय ने देसी गाय ने बचाने के लिए लगे हुए हैं। भाई आप लोग देसी गाय क्यों नहीं पालते? क्योंकि वो ऐसा इन्होंने दिखाया कि यह बोझ है ना, इन्होंने ये दिखाया। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं अपने पास देश के अंदर जिन्होंने ये साबित किया कि गाय को रखना भैंस तक रखने तक कई गुना 100 गुना मतलब 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद है। उन्होंने ये साबित किया फाइनेंशियली, पैसे के मामले में कमा के देती है आपको गाय। लेकिन अभी उन चीज़ों के लिए तो खैर बहुत दूर हो जाएगा। मोटे तौर पर फिलहाल के लिए आपको सबसे पहले तो अपने गांव को इस लेवल पे तैयार करना पड़ेगा कि क्या आप अपने बच्चे के जन्म से लेकर के उसके बुढ़ापे तक आप अपने गांव ने स्वावलंबी बना सके हैं। स्वावलंबी मतलब कि आपने ना बीज खातर किते जाना पड़े, ना रोटी खातर किते जाना पड़े, ना पानी खातर जाना पड़े, ना शिक्षा के लिए जाना पड़े और ना रोजगार के लिए। यही तो रास्ते होंगे जी कि जिंदगी की जरूरत की सारी चीजें अगर गांव अपने आप बनाने लग जाएगा उस दिन तो अपना किसी के गुलाम नहीं होंगे। हमारी आजादी का मतलब यह है कि जिंदगी की किसी भी चीज के लिए, जीवन जीने के लिए, किसी भी चीज के लिए हमें सरकारों के ऊपर, उद्योगपतियों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अब आज आप ये पकड़ाइए बोतल, आज आप सरकार के उन उद्योगपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़न लग रहे और उन तय रपिए पे आन लग रहे। क्यों जी? मार तो रहा है। ये है तो लोग मैं ये कह रहा हूं ताऊ कि अब जिस कंपनियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है ना, वो उन कंपनियों को हम अपने आप फीडिंग दे रहे हैं। गांव में पानी मोल बिकन लाग रहा, गांव में, या गांव की सबसे बड़ी बेइज्जती है, मैं ये मानता हूं। मार दो पानी भी नहीं रहा अगर काम मार प्यान ना आने वाले आदमी तय, बुरा ना मानिए अंकुश, लेकिन मैं यह सच्चाई बताऊं हूं। भाई तने तो प्यार में करा कि पानी बोतल लाओ, लेकिन मैं यह बात बताऊं हूं कि भाई मार दो घर का पानी प्याने भी को नहीं गए। दूध की लाशियां की तो बात, इसका मतलब सारा सामान पैकेट का आवेगा। घर अगर आपके चले जावांगे तो खान ने जितना सामान दोगे सारा पैकेट का दोगे और वो किस्त देवांगे उन्हें तय। मतलब आपकी जिंदगी में शानो शौकत तब चलेगी जब आप बड़ी कंपनियों का सामान खरीदोगे, तो फिर तो आप गुलाम हो। और हमने अपने बच्चों को ये कल्चर दिया है। आपने हमको क्या कल्चर दिया था बुजुर्गों ने कि 1 कोस पे 1.5 कोस पे कितने न कितने पानी का घड़ा दबा के रख दिया करते। कोई खाली देखे था तो उसमें फिर पानी डाल दिया करता। क्यों जी? रास्ते में चलते किसी आदमी न्यू सिखाया था हमारे बुजुर्गों ने हमारे को कि जो चीज कुदरत ने हमारे को फ्री दी है ना, उसके रुपये नहीं लेने हैं किसी पे। तो हमारा खेत होया, हमारा बाग होया, हमारा घर होया, सब्जी हो, हमारे खेत का सामान हो, कदे किसी पे कोई रुपया कौन लग गया था? क्यों जी? अब आज आपने अपने बच्चों को यह बताया है कि 1 लीटर पानी 20 रुपया का है, तो कल को अगर ये लोग, ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि कल को अगर आपके जोड़ पे कोई कंपनी आके, कौन सा इंडो इजराइल है उसका सुनील, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है अभी देश के अंदर आ लिया, कुछ गामा में चालू हो लिया, कुछ गामा में होने वाला है। आपके जोड़ जो आपकी मतलब मलकियत होया करती, वो जोड़ पे आप प्राइवेट कंपनी आके कब्जा करेगी। जैसे आपके रोड, रेलवे, डाकखाने को प्राइवेटाइज किया इन्होंने कि भाई यू रोड यहां से लेके यहां तक इस कंपनी को दे दिया, इसका मेंटेनेंस का ठेका तो इस पर टोल इकट्ठा करेगी या कंपनी ने कहा ना। तो कल को आपका जोड़ साफ करने के नाम पे किसी प्राइवेट कंपनी को ला देंगे और फिर न्यू कह देगी उस जोड़ में तक टैक्स या कंपनी इकट्ठा करेगी। जोड़ में तक टैक्स कैसे इकट्ठा करेगी? मछली पालेगी, झींगा पालेगी, सारे गांव ने मांसाहारी बनावेगी, वह कंपनी फिर आपके डांगरा पे भी टैक्स लेगी। 2 डांगर होंगे तो इतने रुपये लगेंगे पानी पियाने के महीने के। भाई उसकी हवा तो टोल भी तो देन लाग रहे। अपने रुपया था बना हुआ टोल, अपने गाड़ी खरीदी हुई खुद के रुपया था, अपने रुपया तेल गलवा हमारे फिर भी रोड पर चलन के रुपये देन लाग रहे गुंडा टैक्स। हम इतने गुलाम।
हमने लड़ाई या नहीं लड़ी कि ये टोल उतारो, हमने लड़ाई या लड़ी कितना इतना टाइम लग जाए, फटाफट फास्ट टैग तक चलो, कोई बात नहीं, आगे आगे ऐसा हो जाएगा कि तुमने रुकना ही नहीं, कितने भी जितने चलोगे उतने दो, क्या टेंशन है। क्योंकि ये देखते हैं कि आप लोग आपस में कितना लड़ते हो, आप आपस में कितने लड़ते हो और किन मुद्दों पे लड़ते हो, ये पूरी खबर जाती है उनके पास कि इस गांव में इस बात पे इतने रोड़े हैं, जात के नाम पे इतने रोड़े हैं, चपेड़ा के नाम पे इतने रोड़े हैं, बड़का के नाम पे इतने हैं, ड्योड़ पे, खेती पे, क्या पे कितने कितने मुकदमे, कितने रोड़े चल रहे हैं, सारी बातों का बेरा है। तो आपको तो हवा देनी है तो ऐसे क्लिक करना है बस। जब न्यू बेरा हो ये भी हो, आपके आसपास में दो जना की लड़ाई बाजी थी राजपूता के सरदारों की, सरकार ने उसको रोकने के लिए नहीं काम करा। सरकार के आदमी जो कि नेता बने थे भाई साहब, आग ला के जावे थे वहां जाके कि इनकी वजह इनकी, ताकि इसको जातिगत रूप दें। किते जावांगे और देखेंगे कहीं दलितों के खिलाफ किसी का होने लग रहा है, कदे किसी का। इन बेरा है कि इन लोगों को इसमें उलझा दो, बात खत्म। उस टाइम पे जी बेटा डिस्टोल पे खत्म करने के लिए मेरे ख्याल से इसने अपने गोगी ने रखा था धरना, है ना, ये टोल उठाने के लिए। गांव के गांव उठ के चले जाते तो मजाल तीन की खत्म ना हुआ है, कोई उठे को नहीं, ने साथ नहीं दिया जी, किसी ने भी कौन दिया, क्योंकि अपनी लड़ाइयां उलझी हुई हैं। न्यू सोचे कि उसकी राजनीति चमकेगी। अरे भाई जब बढ़िया काम करके उसकी राजनीति चमकती हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यही मैं बराबर में कहता हूं कि वो राजा स्वामी का आदमी है गोगी, और उसने लोगों के वहां कैंप लगा के ठोक के जबरदस्ती, वहां वो राक्षस बना हुआ था, वहां उसकी गलती थी, लेकिन यहां उसने काम की तारीफ हो जाओ भाई, आदमी की क्यों करो। जो काम हमारे लिए कर रहा था उसमें गेल खड़े हो जाओ, जो काम हमारे खिलाफ करो खिलाफत कर लो, क्या टेंशन है बताओ। आदमी की बजाय आप काम के साथ क्यों नहीं लगते, क्यों। जैसे हम जब वहां से जब जेल से निकल कर आया तो बयाना खेड़ा में हमारे पहली मीटिंग थी, हमारी रवि ने कराई वहां, तो वहां एक भाई ने रुक्का मार दिया, बोला देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने उसी टाइम पूरे गांव के सामने एक बात कही थी, तुम देवेंद्र बलारा के नारे लाओगे, तुम देवेंद्र बलारा को नेता बनाओगे, वो अपना फायदा जहां उसको लगेगा वो अपना फायदा देखेगा और तुम लोगों को फिर बेच के जाएगा। क्योंकि आज से पहले आपके बीच जितने लोग आए वो आपको ऐसे ही बेच के गए। क्यों बेच के गए, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि युवा आदमी बढ़िया है, इसकी गेल लाग लो, लेकिन आप ये भूल जाते हो वो आदमी है आपकी तरह, काम धंधे उसके भी हैं, परिवार उसका भी है, अपनी सिक्योरिटी उसने भी देखनी, अपना लालच उसने भी देखना, अपनी जिंदगी अपने बालका की भविष्य उसने भी देखना। तो कल न वो आदमी बिक जाए या डर जाए फिर क्या करोगे, समझे। तो आपन ने नेता पकाए, हमने अपनी बात को समझने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम लोगों के पास तो अगर कोई मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि आज तो मैं आपके बीच आया हूं केवल बात का बीज डालने, ना तो आपको यह पता कि अपनी रसोई कैसी हो, ना हमें यह पता हमारी खेती कैसी हो। जो ये कहते हैं टेलीविजन में बड़े बड़े इश्तिहार चला देते हैं, वही देखने शुरू कर देते हैं आप। जो ये कह देते हैं कि आप बेचो, किसान का साथी, किसान का यो फलाना टिमका, इसे वह चला दे हैं, और अपन लगे भैया दवाई तो बढ़िया होगी। क्योंकि हम ओरिजिनल चीज देखो जी, असली चीज में तो टाइम लग गया। मेरे तक कई लोग न्यू क्या करें, बलारा तू गलत रास्ते पे है, इन लोगों का कौन समझ में आवे, मैंने को ना आवे, कम से कम मर्दियाना न्यू तो चैन होगा ना, आप गलत कौन आपने बकाए को नहीं ना आओगी, सॉरी नहीं आओगी तो भिड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आ जाएगी उस दिन तो कम से कम जीना आ जाएगा, अपनी औलाद ने जीना सिखा लेंगे। आज हम बैठते हैं, मैं ये कहता हूं हमारे देश के अंदर मछली पालने के ट्रेनिंग सेंटर, गाय पालने के, भैंस पालने के, बकरी पालने के, कुत्ते पालने के, सुअर पालने के भी ट्रेनिंग सेंटर हैं। औलाद कैसे पालनी है इसका कोई सेंटर नहीं मार दो रहे। औलाद के लिए, आपके औलाद के लिए कौन आदमी उठ रहा है घर से बाहर निकल गए, आपने तो मास्टर ते सौंप दिया। वो मास्टर कौन है, सरकारी वाला मास्टर तो तनख्वाह के चक्कर में आपके बड़का का लुआन लाग रहा है जबरदस्ती।
प्राइवेट वाला अपनी अपनी वो एफिलिएशन बंद होने के मारा लुआन ला रहा। वो हमको ये नहीं कह रहा कि हमारा बालक स्वस्थ रहेगा, वो ये कह रहा है हम क्या करा, हमारी तो नौकरी है। समझे? मतलब आप ऐसे लिच्चड़ आदमियों के पास अपने बच्चों को भेज रहे हो पढ़ने के लिए, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, जिसको आपके बच्चे की फिक्र नहीं है, जिसको यह फिक्र नहीं है कि आपका बच्चा बड़ा होकर के कहां मरेगा कहां गड़ेगा, उसने कोई ठेका नहीं है। उसने अपनी नौकरी चाहिए और उसने अपनी फीस चाहिए, प्राइवेट वाले ने, सरकारी वाले ने अपनी तनख्वाह चाहिए। और आपा ने क्या वहां आपा सोचा कि यू गुरु है, यू सारी चीज ठीक करेगा। अगले ने गुरु वाला तो धर्म है ही नहीं उसका, हमने बेरा ही नहीं अपने बच्चे खतर जाकर अपन मांगना के है। कोई पॉलिटिशियन आ जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का, वो आकर के आपके गांव में आ जाए। जो अगर एक गांव में जा रहे थे हम, एक बालक बोल पड़ा, वो हमारे सवाल बोल पड़ा, बीच में बोल उठ कर हमारे खिलाफ बोल पड़ा, तो गांव वाले उन्हें रोकने लागे ना रहे, गांव में तो बाहर तारा है, गेस्ट आ रहा है, न्यू न्यू बकवास करा कर दे। मैंने गांव वाले को बोला यही इसी वजह से हम लोग बर्बाद हैं। अगर मान लो देवेंद्र बलारा आपको बका के चला जाए फिर, तो अगर आप खिलाफत का कोई अगर विचार नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कितना सच्चा कितना झूठा? क्यों जी? ठीक है बात। विपक्ष का अपन एक दूसरे के का विचार भी होना बहुत जरूरी है, और सरकार तो दूसरे के का विचार खत्म करने पे बात कर रही है कि बस जो सरकार कह रही है वही ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज बिल्कुल ठीक हो? अब जितने मेले बनावा सब जाकर के क्या शब्द बने मारे दे। क्योंकि हम लोग एमएलए बनाते हैं, क्योंकि हम पार्टियों को जिताते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम कदे भी हम आदमी को जिताते हैं, हमारी गलती यह है, आप मुद्दे को नहीं जिताते। हम यही नहीं पूछते, हमने न्यू नहीं बेराजती, हमने एमएलए बनाया क्या था धकोगी? आपने एमएलए क्यों बनाया था मैं बताऊं, आपने बख्शीश हराना था ज्यादा बनाया था, क्यों जी? और बख्शीश क्यों बनाया था? अकमोदी जिताना था ज्यादा बनाया था ना। बख्शीश ने क्या करना था, ना न्यू बेरा, और ना ही ने क्या करा, ना इन्हें बेरा, ना यू करे कुछ ना वो करे कुछ। एक ऊपर तक किसे सूअर की शक्ल देखो आड़े किसे गधे ने चुन लो होएगा ऐसे। आपके गांव के पास आपके मुद्दे नहीं है क्या? आपके पास अपनी औलादों के लिए भविष्य नहीं दिखता क्या? आपको अपने खेत नजर नहीं आते क्या? आपको अपना भाईचारा नजर नहीं आता क्या? आपको नहीं नजर आता कि ये लोग पुलिस के तंत्र को जानबूझ के बर्बाद रखते हैं? आपको नहीं समझ में आता कि आपके गांव के अंदर नशे का कारोबार पुलिस और प्रशासन की शय पे चल रहा है? जब गांव के एक एक आदमी को पता है कि चरस कहां मिलती है, अफीम कहां मिलती है, गांजा कहां मिलता है, तो पुलिस वाला ने कौन बेरा? उनके पास हफ्ता जाता है। आपकी कमाई कितनी हो रही है सरकार ने बेरा है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर महंगे महंगे चालान क्यों दिए जा रहे हैं? आपकी बिजली इतनी महंगी क्यों की जा रही है? क्योंकि आने वाले वक्त में जिन किसानों का अगर आज 80% किसान का कर्जे पे है, अगर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे, तो आने वाले टाइम में इन्हें 95% करना है। वो जब सारे किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी होगी, खेत और कर्जे पे पड़ी होगी, और जिस टाइम पे बीज पूरी तरह इनके कंट्रोल में होंगे, तो जमीन कैसे बचाओगे? क्योंकि आपके बच्चों की नौकरियां नहीं आने वाली। अभी तक जो किसान थोड़ा बहुत सांस लेने की हिम्मत कर पा रहा था, सिर्फ वो किसान सांस ले रहा था जिसके घर में दूसरी को एक आमदनी का साधन हो छोटा मोटा, जिससे उसके घर में रोज खर्चा चाल जा। नहीं तो 6 महीने में आया करा किसान दो तो आमदनी। किसी का बालक लाग रहा है, कोई प्राइवेट और काम कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, जो खेती पे है ना, उसके तो ढी डारी है नारी हो तो बताओ। और आज वो सारा कर्जदार है कंप्लीट। तो क्या ये सरकारों को नहीं पता है क्या कि भाई यू मरा पड़ा किसान? लेकिन फिर भी ना, आप लोगों की आमदनी को बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा और आपके खर्चों को रोज बढ़ाया जाएगा आपके ऊपर जानबूझ के, ताकि आपका पैसा जितना जल्दी हो सके आपकी जेब से निकल के या तो बड़ी प्राइवेट कंपनी के पास जाए या बैंक में जाए। दो ही जगह जाना है। और एक दिन आपके बैंक क्रैश होने वाले हैं। बैंकिंग सिस्टम पूरा बर्बाद होने वाला है। सारे बैंक बंद होंगे। 3 दिन पहले एक बैंक और बंद करा। कौन सा बैंक था? पटना का एक बैंक अभी बंद करा। पहले पीएमसी बंद करा था, फिर बैंकों का विलय किया था। क्या लगता है आपको कि ये कोई ऐसे ही चल रहा है? पूरी योजनाबद्ध तरीके से नोटबंदी करके टेस्टिंग करी गई थी कि कितने नपुंसक लोग हैं,
जिनको देशभक्ति का नाम पे चरस चखा दो इंदर। और उस टाइम पे भी रुक के मारा करते, गाड़ दिया करते। मैंने क्या करता रहा, नोटबंदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल है। उस टाइम तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसी ने सुना भी कौन था। 2016 में अगस्त में जब ये पटेल बनाया था गवर्नर आरबीआई का, और मैंने इसका बैकग्राउंड चेक करा, इतिहास से एमए कर रहा, अगला एमए हिस्ट्री तक कर रहा, और रिलायंस में डायरेक्टर बनकर एक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था। मैं उसे दिन समझ गया था कि बैंकों के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। मेरी 5 अगस्त 2016 की पोस्ट देख लियो मेरे फेसबुक पे। और फिर नवंबर में 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद नोटबंदी हो गई थी। और उस टाइम पे मैंने लिखा था कि ये वही खेल है, डिजिटल करेंसी आने वाली है। अभी भी डिजिटल करेंसी का नाम आपने तो अब सुना, मैं 2 साल से बोल रहा था। किसान आंदोलन में जाके नेताओं को समझाया करता है, जब ये कानून वापस हो जाएंगे। जब कौन सा किसान सोने के थालियां में खा रहा था, पहले भी तो ना, अगले की तो सोच लो, आगे की तो सोच लो। पछली ने पिट दे रवांगे, पर फलाने ने माड़ा कर दिया, फलाने ने माड़ा कर दिया। आगे क्या करोगे, वो तो प्लान भी को नहीं मारा। क्यों जी, आगे क्या करोगे उसका कुछ प्लान है क्या? और एक बात कान खोल के सुन लो और अपने बड़कन सुना दो, अपने गांव राम ने सुना लो जी। दुनिया में किसी ने ठिक्का कौन ले रखा अपने गांव खातर करण खातर? क्यों करूंगा मैं आके कुड़लन में? मन्ने के लेना कुड़लन तय? और जब लेना होगा तो एक थोड़ा बहुत करूंगा। और मैं कितना कर लूंगा? मान लो मैं तो न्यू मान के चलूं कि आप लोग सारे भरोसा करके कल ने, मैं कुछ लोग न्यू कह दें कि यू राजनीति करेगा। मैं न्यू कह दूंगा आपने भरोसा करके राजनीति करवा दी और आपने मैं एमएलए बना दिया। मान लेते हैं आप एमएलए बन के अपनी विधानसभा में 90 गांव हैं, 85 के करीब तो हैं ना, 85 गांव हैं। रोज एक गांव में भी अगर मैं टाइम दूंगा तो भी 3 महीने में नंबर आओगा। तो क्या कर लूंगा मैं फिर बन के न 3 महीने में, एक दिन में? समझे आप बात मेरी? किसी भी आदमी को आगे आगे लगाकर जब तक पीछे चलते रहेंगे तब तक हम बर्बादी के रास्ते पे हैं, ये सोच लेना। क्योंकि फिर वो आदमी जहां जाएगा आपका भविष्य उधर ही जाएगा। वो आदमी अगर लालच में चला गया तो आपका भविष्य अंधकार में जाएगा। वो आदमी अगर सच्चा रहा तो कन्फर्म है मरेगा। मैं ये बता रहा हूं, पक्का मरेगा फिर। क्योंकि मैं जिसके खिलाफ बोल रहा हूं, आप अपनी जिंदगी का एक एक मिनट उसको पैसा दे रहे हो। अभी आपके घर में चाहे सारे बटन बंद हो लेकिन मीटर चल रहा है, प्राइवेट कंपनी को जान लग रहा पैसा। आपकी गाड़ी में पेट्रोल चल रहा है, आपके घर का कोई ना कोई आदमी पंखा चला रहा होगा, तो आप देने लाग रहे हो उन तय। आप अड़ते चल लोगे, जो सामान खरीदोगे दुकान पर तो सब उन्हीं कंपनियों को जाता है, आपके लोकल आदमी को किसी को नहीं जाता। आपका पैसा सारा वहां जान लग रहा है। तो आपका पैसा जिनके पास जा रहा है, अगर मैं कोई बात इसी कहूंगा, अब तक तो मैं उनके लिए खतरा नहीं हूं। जिस दिन मैं किसी ऐसी पोजीशन पर पहुंच गया जो कि बड़ी पोजीशन और जहां लोग भरोसा करते हो, उस दिन तो मरना तय है फिर मेरा। इसीलिए मैंने बेरा है कि या तो मैंने रास्ता बदलना पड़ेगा, फिर से आपको अंधकार में ले जाना पड़ेगा। भाई उनके हिसाब से चलेंगे अगर, क्योंकि सरकारें आप नहीं बनाते हो। आपको लगता है कि आप एमएलए बनाते हो, आपको बैम है यू, आपको टेलीविजन के जरिए फीड किया जाता है कि आपने किस तरह बनाना है, कौन बनाना है। क्योंकि आपके ही चौपालों पे, आपके गांव में एक लाइन जो कि चुनाव से 2 दिन पहले 3 दिन पहले सबसे ज्यादा चलती है जुबान से, एक तो जीत रहा है, एक हार रहा है, क्यों वोट खराब करनी। ये 3 लाइन बनाओ आप सरकार, न्यू कौन बना देगा? अच्छा कौन, माड़ा कौन, बढ़िया काम कौन करेगा? और यह चीज आपको दे ही जाती है। मैंने इसलिए पता है क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से इनके बीच में हूं कि इन लोगों को बकान का तरीका क्या है। इन बेरा है, बड़े बड़े दिमाग किराए पे लेके आपके दिमाग में के अंदर वो चीजें डालने के लिए ये लोग पूरा इंतजाम करते हैं। करोड़ों रुपया फूका जाता है आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए पहले तो ये समझना है कि भाई अगर जब न्यू तो समझ में आता हो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, आप एक बार नजर दौड़ा के देखिए, हर निर्णय के पीछे एक ही चीज मिलेगी आपको कि आपका पैसा खींच के बड़ी कंपनी को जाए, बस। और आप
पिछले 7 सालों का, 7 साल इसलिए बोल रहा हूं, 8 साल, कि इस सरकार ने आके इस काम को बड़ा स्पीड दे दी। ये काम करने की शुरुआत जैसे PHFI को लाने वाली सोनिया गांधी थी, नरसिम्हा राव सरकार के अंदर बड़े समझौते हुए थे बिल गेट्स के साथ, उन कंपनियों के साथ, रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ। तो अब आपको एक चीज बताते हैं, जितनी बीज की कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनिक बीज, जो आपका बीज हाइब्रिड बीज मिलता है और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज मिलता है, उन सारी बीजों का, कंपनियों का मालिक कौन है पता है आप लोगों को? किसी को मालूम है? मोनसेंटो से नाम सुना होगा? मोनसेंटो का मालिक कौन है? नहीं पता। उसका मालिक वही है जिसने नॉर्वे के अंदर स्वालबार्ड सीड वोल्ट में 3.5 लाख बीज पेटेंट करा के धर रखे कि यह बीज नहीं बो सकता किसान आने वाले टाइम में। देसी बीज है सारे जो आप बोया करते। वो ये कहता है आने वाले टाइम में भारत के अंदर बीज का कानून आने वाला है कि अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि उसने जो बीज बो रखा है अपने खेत में वो बीज कहां से लाया, तो 3 साल की कैद है सीधी। वो आदमी जिसने वो बीज पेटेंट करा रखे वो मालिक है मोनसेंटो का। वही मालिक है सीड एंड स्प्रे टेक्नोलॉजी, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का नाम सुना है किसी ने? ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का नाम सुना? 2 साल से बोल रहा हूं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अब की बार किया था। ड्रोन से खेती होएगी, स्प्रे होएगा। वो जो स्प्रे करने वाली कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाली कंपनी है जॉन डीरे। दूध 2 लीटर तो दूध बेचना सस्ती है। हाँ, अभी तो दूध यहाँ पैकेट में बेचना पड़ेगा, फोर्टिफाइड करके, खुला नहीं बेच पाओगे। वो मतलब आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ भी काम है ना, आप उनसे पूछे बिना नहीं कर पाओगे। जॉन डीरे मालिक है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी की। जॉन डीरे का मालिक कौन है पता है? वही है जिसके बीज कंपनियां थी। और आपके शरीर में जो ये केमिकल डाला जा रहा है जबरदस्ती, आपके बच्चों के ट्रायल चल रहे हैं, इस केमिकल की बनाने वाली जो पेटेंट है वो किसके नाम पे है? वो भी उसी के नाम पे है, उसका नाम है बिल गेट्स। हैं? भाई साहब, मैं बंद कराने नहीं आया, मैं तो आप तक बताना है कि आप बंद करा इसको। आम आदमी ही करा सकता है, आम आदमी ही करा सकता है, और कोई भी नहीं करा सकता। और दुनिया का एक आदमी या एक संस्था या एक टीम या एक पार्टी या एक सरकार नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। जब कोई न्यूकंदा हो, कल हमारी सरकार आओगी तो हम करांगे, कतई गलत है। आप ही कर सकते हो। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया था, जब जनता सरकार मोर्चा बनाया था ना, तो इसीलिए हमने निर्णय लिया था कि भाई जब कल ना कोई पूछने लग गया कि जनता सरकार मोर्चा है कि हम 21 संगठनों ने मिलकर एक बनाया जिसका कोई प्रधान नहीं होगा, जिसके अंदर कोई मतलब ये नहीं होगा, कोई पदाधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। हम लोग होंगे केवल लोगों को जगाने के लिए, जिसका काम होगा परमानेंट अपोजिशन, जो केवल कमी निकाल के आपको बताएगी आपने क्या करना, आप बता दो। अब आपको ये बता दिया कि इन कंपनियों का मालिक एक ही है, तो यानी जब आप बीज खरीद के लाते हो तो भी उसको दे रहे हो, आप खेत में ट्रैक्टर चला रहे हो तो भी उसको दे रहे हो, आप अपना स्प्रे कर रहे हो तो भी उसी को दे रहे हो, यानी आप अपना पैसा उसी को दे रहे हो। इसकी बजाय क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने ऑर्गेनिक बीज अपने खुद के बोन लग जाओ? अगर आप खेत में पेस्टिसाइड और खाद दवाई डालने की बजाय आप देसी जो पंसारी पे सामान मिल जाए जो उतना ही इफेक्टिव है, जो उतनी ही पैदावार रखेगा, आप ऐसा कर सकते हो, वहां से बच जाएगा। आप जो बड़े बड़े स्कूलों को जो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे पैसा जान लग रहा है, विंडो का तो मालिक वही है भाई, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक तो बिल गेट्स ही है ना। तो आपका पैसा जितना आप मोबाइल चलाते हो, एंड्रॉयड चलाओ, गूगल
सुंदर पिचाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक चलाते हो वो ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही ये एजेंडा है। तो यानी आपका पैसा सारा, जिंदगी की हर चीज वहां जान लग रही। तो अगर आप अपने गांव को रेडिएशन मुक्त करना चाहते हो, बीमारियों से मुक्त करना पड़ेगा, तो आपको अपना लैंडलाइन लगवाना पड़ेगा। अगर आपको इंटरनेट ही चलाना है ना, तो आप अपना लैंडलाइन लगाओ ना, 5 परिवार मिलके अपने गांव को तो रेडिएशन मुक्त करो। कम से कम आपको पैसा कम से कम विंडोज को जान लग रहा है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम अपना लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लें। अगर आपका पैसा वहां ट्रैक्टरों के नाम पर जान लग रहा है, तो क्या हम अपना लोकल कुछ इलाज कर सकते हैं उसका? अगर हम लोग अपना पैसा अपने गांव के अंदर, आपकी शिक्षा के नाम पे पैसा उन्हीं कंपनियों को जा रहा है, तो क्या हम अपने गांव में से पढ़े लिखे युवाओं को ट्रेंड भी नहीं कर सकते अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए? क्या जिस बच्चे के अंदर, मैं 2016 में आपको बताता हूं, मेरा चंडीगढ़ में कोचिंग सेंटर था। उससे पहले मैं सरकारी टीचर था। 2012 में मैं अपनी नौकरी छोड़ गया था, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि एजुकेशन सिस्टम क्रैश होने वाला है और इस एजुकेशन से हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं नौकरी छोड़ गया। 2016 में मैंने अपना कोचिंग सेंटर भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ 2016 में कि ये कोचिंग सेंटर हमारे समाज की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। तो अपन सारे कोचिंग सेंटर बंद करावांगे, तो पहले अपना करना पड़ा, पहले खुद का करा, फिर लोगों को जगाने के लिए निकले। बच्चों आवाज नहीं। तो फिर लोगों को जगाने के लिए निकले। जब लोगों को जगाने के लिए निकले, तो लोग शुरू में मेरे को ये कहा करते, तेरा तो दिमाग से टक रहा है कि चंडीगढ़ में इतना बढ़िया सेंटर चलता है, छोड़कर न तू गामा गामा जाके लोगों ने समझाने लग गया। कोई बात नहीं भाई, आएगा समझ में, लेकिन आपको अपनी शिक्षा वो लानी पड़ेगी जो आपके काम आए, जो गांव के काम आए, जिसमें आपके बच्चे को पढ़ने के लिए भी शहर से बाहर, गांव से बाहर ना जाना पड़े। फिर उसको जिंदगी में, समाज के अंदर उसको जगह कहां सेटल करनी है, वो भी गांव के आसपास ही करना पड़े। और इसीलिए मैं उस टेक्निक पे जब मैंने काम किया था, मैं इंडिया का पहला आदमी था जिसने इस टेक्निक पे काम किया था कि हम 3 साल की उम्र में ये बता सकते हैं, 3 साल की उम्र से लेकर के किसी भी बच्चे को हम ये बता सकते हैं कि आपके पास कैसा दिमाग है। मान लो आप अभी तक आपके सामने अपने बच्चों से रिलेटेड जितनी बड़ी समस्या है, वो क्या समस्या आती है कि आपको ये नहीं पता उस बच्चे का करना क्या है। मान लो ये अंकुश तो उसके घर के कहने लाग जाए, अगर भाई कुछ काम कर ले, काम धंधा भी कर ले, ठीक है, या तो जो सा करन लाग रहा है वो भी ठीक है, पर कुछ काम भी कर ले। अंकुश पूछने लाग जाए अपने बाबू, तो बता फिर क्या करूं? कर ले, कुछ है कर ले, अब कुछ क्या करूं बता। कुछ तो ना बाबू ने बेरा, कुछ ना अंकुश ने पता। बाबू कह देगा भाई खेती कर ले, अगला कह देगा मैंने खेती में तो कौन है बढ़िया लगता, अरे के बढ़िया लगा वो बता, वो इसने भी नहीं बेरा, ना इसके बाबू ने बेरा, ना इसके मास्टर ने बताया, ना इसके स्कूल ने, ना इसके गांव के सरपंच ने, ना इसके एमएलए, ना सरकार के किसी आदमी ने, किसी ने बताया ही नहीं कि वो बालक क्या खातर पैदा हो रहा। मेरे को अगर पैदा किया है कुदरत ने, तो मेरे तक कुछ टैलेंट देकर भेज रखा। मेरे अंदर स्पेशलिटी है, मेरी स्पेशलिटी है रिसर्च, नई चीज, कि कोई आदमी कुछ कवा है तो मैं उसके 3 मतलब काट सकूं हूं। कोई मेरे तक कोई किसी का बयान सुनूं तो मैं उसमें उसकी असली मतलब भी निकल सकूं, नकली मतलब भी सामने दिखाई क्या दे रहा है वो भी, तो वह चीज स्पेशलिटी है। तो इसमें भी कोई ना कोई पाओगी, हमारे सब में है, लेकिन हमारे तक बतानिया कोई था नहीं। तो वह साइंस उस टेक्नोलॉजी पे काम करनी मैं पहला आदमी था। गांव राम तक समझाना चल रहा था भाई तुम अपने बालका ने बचा सको हो। अब गांव राम ने सोचा है, जिसने बेरा लागा उन्होंने सोचा भाई मेरे बालक का बता दे के चाहिए है, भाई तेरे का बता दूंगा तो बाकी गांव कित जाओगा। फिर गांव की बर्बादी का कारण क्या है? टेक्नोलॉजी पहले अमीरों के पास आएगी, फिर बड़े शहरों में आएगी, फिर छोटे शहर में आएगी, फिर आंधे आंधे सब आखिर में गांव में आएगी, सबसे आखिर में। मेरे पे जिम मोबाइल होया करता उन दिनों में गांव में अगर आ जाया करता कदे फफड़ाने में, तो मैं न्यू छात पर चढ़ कर न्यू रेंज पकड़ा करते मैं, तो लोगों तो मोबाइल देखे कौन थे गांव वाले जिम में मोबाइल हम चलाया करते। तो वो टेक्नोलॉजी की मैं बात बताऊं था, हमने जब इसका मॉडल तैयार किया तो फिर वो मॉडल तैयार किया भाई मेरा जो कस्टमर है वो थोड़ा एलीट क्लास है, वो थोड़ा अमीर है, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट की फीस होया करती 1.25 लाख रुपए। मैं एक बच्चे का बताने का 1.25 लाख रुपए लेता था। भाई अभी भी मेरी वाइफ फीस है कि एक बच्चे के बारे में अगर किसी माँ बाप को पता करना है कि ये बच्चा किस लाइन का है तो मेरी 1.25 लाख रुपये। अब गांव में तो नहीं है बहुत गांव का तो देने का, और फिर गांव में तो मैं कर भी नहीं सकता। मान लो आपके गांव के सारे बच्चों के लिए करने लगे, एक बच्चे पे मैं तो 4, 5, 6 घंटे बोल सकता हूँ,
एक बच्चे के बारे में माँ बाप को 6 घंटे बोल के बता सको इसके भीतर का के दिमाग की एक एक चीज। तो अब अगर मान लो आप दिन में 2 बार कहाँ करा तो सप्ते गांव का करण में कई साल लग जाएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने मॉडल तैयार किया कि आपके गांव के युवाओं को अपनी जिंदगी के पिछले 20 सालों का तजुर्बा और टेक्नोलॉजी दे दूंगा। तो आप अपने गांव के बालका का सबका पता कर लो किस बालक में क्या टैलेंट है, कौन किसके अंदर क्या हुनर है, उसके हिसाब से उसकी शिक्षा की व्यवस्था अपने गांव में कर लो। मैं अपना टाइम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी फ्री दे सकूं आपने, लेकिन मैं कर नहीं सकता आपके गांव के लिए। करना आपको ही पड़ेगा। आपको जहां दिक्कत आएगी इस साइंस में मैं बता दूंगा। खेती पे भी अगर आपको काम करना है सिखाने के लिए सुनील आपके पास आ जाएगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। फिर इसी तरह से आयुर्वेद पे, चिकित्सा पे, अपनी और इकोनॉमिक मॉडल तैयार करने पे सिखाने वाले लोग आपके गांव में तो आ जाएंगे फ्री में, लेकिन वो आपके गांव में करने नहीं आएगा कोई भी। वो करना आपको पड़ेगा खुद ही। और आप जिस दिन सक्षम हो गए खुद से, आपकी शिक्षा, आपकी चिकित्सा, आपकी खेती, आपकी जीवन शैली और आपका स्वास्थ्य, मतलब अगर ये सारी चीजें अगर आपकी लोकल हो और आपको आपका पैसा बाहर ना भेजना हो। भाई आपने मान लीजिए अपने बच्चे का एडमिशन करा रखा है संध, वहां पे तो अपने गांव में से का तो पता नहीं मैंने, लेकिन मैंने एक गांव में करा था। 4500 उस गांव के वोट हैं, 4500। तो अपने गांव का हिसाब लगा लियो। उस हिसाब से जिस गांव की 4500 वोट हैं उस गांव में 1300 बच्चा गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाता है। मैंने पूरा डाटा है मेरे पास कि क्या मैं जावे, बस में कितने बालक जावे और मोटरसाइकिल पे कितने छोट गाँव करके, कार में कितने छोट गाँव हैं, ट्यूशन कितने पढ़े हैं, कितना खर्चा, कितनी फीस, एक एक चीज। तो शिक्षा पे 4500 वोटों के गांव से 53 लाख रुपया शहर में जावा है। 53 लाख रुपया आपके बच्चों, यानी कि जिस गांव की 4500 वोट है, 53 लाख रुपया आप शहर में 5 स्कूलों को देते हैं। आप असल में 5 स्कूल होंगे बड़े, क्यों जी? यानी कि कौन बने? 5 मालिक। काम कौन करे उसमें? पढ़ावे कौन? मारे बालक 10-10 हजार में, 5-5 हजार में, क्यों जी? हम लोग उन बच्चों को अपने गांव में जगह नहीं दे सकते। ये हमारा कितना बड़ा फेलियर है। हम अपने मारे गांव का बालक किसी संध के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगा, हम अपने बालक की फीस मालिक तक देवांगे और उस बालक ने बेचारे नवाई तनख्वाह 5,000, 10,000, 20,000 मिले हैं। वो भी अपना नुकसान करा उड़ा जाने का तर, और हम भी अपना नुकसान करा हमारे बालक का। हमारे बच्चे के पास टाइम नहीं है आज समाज के अंदर। हमने एक ही गांव में 5 गांव बना दिए। एक ही गांव में अपना एक गांव तो पढ़ा है सरकारी स्कूल में, एक गांव तो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, एक गांव फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, गांव के थोड़ी फीस है जिसकी, एक गांव फिर थोड़े महंगी फीस वाले सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, एक फिर आड़ा संध वाले स्कूल में पढ़ा है, संध जुंडला चला गया, क्यों जी? और एक गांव फिर पढ़ा है करनाल और पानीपत और दिल्ली जाले है कि नहीं? एक गांव में 5 गांव। अपने टाइम में गांव का लंबरदार हो, सरपंच हो, चाहे गांव का सबसे गरीब आदमी, सबके बालक इकट्ठे पढ़ा करते। हमें गांव के लगभग हर तबके की समस्याओं का पता होता था। तो हमारे अंदर एक करुणा थी, एक न्यू था भाई, ना भाई आदमी दुखी हो रहा है तो दुखी नहीं करना। और आज तो हमारे बालक ने बेराई को नहीं दुख के होया करे। सामाजिक बात अपने आप पता चल जाया करती, समाज आपस में जुड़ा रहा करता। आज अपने बच्चे की शिक्षा से लेके हर चीज तक हम अपने आप को समाज से काट रहे हैं, और समाज से कटने के कारण ही वो ताकतें मजबूत हैं। केवल समाज के कटने के कारण ही हैं। जिस दिन आप एक दिशा में होकर के काम करने लग गए, जो सुनील ने स्टार्टिंग में ही बोला था, उसी दिन साइलेंट कर लेना, जिस दिन आप एक दिशा में होकर काम करने लग गए, उसी दिन आपके बच्चों को सही रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। तो जी एक लाइन में बताऊं आपको, हम यहां पर ना तो भाषण देना है आपके बीच में, हम ना ही किसी के बुराइयां करना है, लेकिन बताना पड़ेगा कि आपके साथ कितनी बड़ी साजिशें होने लग रही हैं।
हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अगर हम आप तक वो विचार पहुँचा पाए कि हमारा विज़न है कि अगले 100 साल में हम अपने बच्चों को कैसी ज़िंदगी देने का सपना देखते हैं, क्या हम ऐसा समाज का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम डालिए, इसमें डालिए। तो क्या हम ऐसे समाज की दिशा में काम कर सकते हैं जो अपने बच्चों को एक ऐसा समाज दे, एक ऐसा माहौल दे कि वो वहाँ आज़ाद भी महसूस कर सके और सुरक्षित भी महसूस कर सके? क्योंकि हर आदमी जो भी काम करता है वो केवल इसलिए करता है कि समाज उसे स्वीकार कर ले। आज हमने कुछ ऐसी चीज़ें शुरुआत करी हुई है जो कि बहुत भयंकर हैं हमारी अगली पीढ़ी के लिए। जैसे नौजवान बच्चे और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, वो इतने एडिक्ट हो चुके हैं कुछ चीज़ों के, इतने आदी हो चुके हैं कि आने वाले दौर में केवल नशा ही उनकी उस एडिक्शन को तोड़ सकता है। यानी वो पक्के नशेड़ी होने वाले हैं। मोबाइल का नशा इतना खतरनाक होता है कि उससे पीछा छुड़ाना केवल तब संभव है जब हम कोई दूसरा बड़ा नशा करने लग जाएं। तो आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है ये, अपने बच्चों को बचाना बहुत समझदारी से। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को मोबाइल से तो पीछा छुड़ा लोगे, मान लो ये बात पता लग गई कि मोबाइल, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर माँ बाप मेरे से ये पूछते हैं ना कि हम अपने बच्चों को मोबाइल दें तो उसके बदले में और क्या दे सकते हैं, तो वो ये बोलता है जी अपने बालक ने चाहे जहर दे दो लेकिन मोबाइल तो बचा कर रख लो, क्योंकि ये उससे भी खतरनाक है। आप जहर में तो एक कदम मरेगा और जब मोबाइल का एडिक्शन बढ़ता गया तो घर ने बर्बाद करके मरेगा, आखिर में जावेगा उड़िए वो। और बहुत से बच्चों के साथ शुरुआत हुई है अभी जब VR आ जाएगा ना, वर्चुअल रियलिटी आ जाएगी, मेटा आ जाएगा, इंटरनेट थोड़ा 5G आ जाएगा, तब हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इसीलिए पहले बता रहे हैं हम आपको कि ताकि जिस दिन आपको समझ में आए उस दिन भी बुलाओगे तो हम फिर आ जाएंगे। अगर आज आप काम करना शुरू करते हो तो भी हम आपको आज भी शुरुआत कर सकते हैं कि जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं, 2 काम हैं। पहली चीज़ तो ये कि भाई आगे लॉकडाउन लगने वाला है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, दोबारा से लगने वाला है लॉकडाउन। नया कानून आया है अभी, एक तो 4 टायर मेडिकल सिस्टम तैयार होने लग रहा है, जिसके अंदर अभी तक लॉकडाउन का जो जिम्मा था वो DC का होया करता, अभी लॉकडाउन लोकल लेवल पे लग सकेगा। अभी आने वाले वक्त में जो आगे है मेडिकल की टर्म्स थोड़ी सी और डिफाइन होएंगी, तो आपको किस तरह की दवाइयाँ लेनी है, कितनी ज़बरदस्ती करनी है, वो भी सरकार के नुमाइंदे तय करेंगे। और आपने अगर मना किया अपना DNA देने, DNA बैंक बन चुका है, यानी अभी तक अगर आप आरोपी हो किसी जुर्म में, तो अगर कोर्ट में आप गए हो तो कोर्ट आपको फिंगरप्रिंट लेने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकती। आपकी मर्जी है, आप अपना व्यक्तिगत डेटा दो या ना दो, क्योंकि मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है। मैं अपना फिंगरप्रिंट, अपना ब्लड का सैंपल या अपना कुछ नहीं देना चाहता। कोई वकील बैठा हो तो उसको पता होगा कि वो अपना डेटा आप नहीं देना चाहो तो ना दो। लेकिन आने वाले वक्त में DNA का जो बिल आने लग रहा है, मेडिकल का जो बिल आने लग रहा है, अगर आपने सरकार को देने से मना किया तो आपकी नागरिकता तक छीनी जा सकती है और आपको डिटेंशन सेंटर में बंद किया जा सकता है। जो डिटेंशन सेंटर सरकारों ने बना रखे हैं CAA और NRC के नाम पे बनाए थे, जब उन्होंने नाम लिया CAA और NRC का और बना रखे हैं वो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के लिए असलियत में। लोगों के बीच में तो ये रखा जुनू तो ये मुसलमान ना खातर बना रखे हैं, तो आपके बीच में उनके प्रति जहर घोलते रहेंगे और उनके नाम पे अपनी ही जनसंख्या को बर्बाद करते रहेंगे। वो ये नाम रोहिंग्या है, नाम रोहिंग्या इसका। समाज को तोड़ना उनके लिए फायदेमंद है, हमारे लिए नुकसानदायक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो नए कानून आ रहे हैं उसके हिसाब से आपके ऊपर दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है। जब दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो आपकी सर्विसेज भी बाधित होंगी। आपको लगेगा कि सरकारों के आगे आप अड़ नहीं सकते, लेकिन यकीन मानिए किसान आंदोलन ने भी साबित किया और पिछले इस लॉकडाउन ने भी, पिछले 2-3 महीने में आपने देखा, जिस दिन लोग छाती अड़ा के खड़े हो जाए ना, मरने तक डरना बंद कर दें, उस दिन सरकारें कुछ नहीं होती।
ना ये उद्योगपति कुछ होते। दूसरा, एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपने आप को, अपने गांव को स्वावलंबी बना सकें, हम अपने बच्चों को ट्रेंड कर सकें कि उनको कहाँ सेटल करना है, और किसी के साथ जाति हो जाए मान लो। देखो, ये विचार पूरे गांव में जाना ज़रूरी है। तो ये भी हो सकता है कि हम दोबारा गांव की मीटिंग कर लें और उस दिन गांव सारा का सारा आ जाए और जिसमें हमारी माताएं भी हों। दूसरी बात कि जब विचार एक बार गांव के लोगों तक पहुंच जाएगा, उसके बाद हम ये निर्णय ले सकते हैं कि भाई गांव की या कमेटी बनेगी, गांव के लोग जो हैं उसमें से कुछ बच्चों को निकल करके कि सारे जितने नौजवान बालक हैं इनको ट्रेनिंग भी दी जाए। जिसका खेती में इंटरेस्ट है तेरे को खेती की दे दें, जिसको चिकित्सा का है उसको चिकित्सा की दे दें, जिसको शिक्षा का है उसको शिक्षा की दे दें, जिसका खेल का है उस एंगल से दे दें। तो एक एक बच्चे के लिए 100% रोजगार का इंतजाम अपने गांव और आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाए, जिससे कि बच्चा अपनी जड़ों को छोड़ के ना जाए। आज जो बच्चा है वो हमने अपनी जड़ों से बहुत दूर कर दिया। आज वो ज़मीन के साथ नहीं जुड़ा रहना चाहता। जो किसान अपनी ज़मीन को माँ कहा करता था, उसका बच्चा अपने बाप को रोज़ ये कह देता है तो एक्वायर हो जाए तो बढ़िया है, या बिक जाए तो बढ़िया है, बेच के एक शोरूम ले लें, बेच के और काम धंधा शुरू कर लें। मतलब वो उसको बिकवाने पे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा नहीं कभी। अगर वो वहाँ रहेगा, वहाँ कुछ इन्वेस्ट करेगा तो वो उसके साथ जुड़ेगा। तो अपने बच्चों को इस दिशा में भी लगाना है अपने को। और अगर तो काम राम तैयार तो होता हो तो फिर वो एक विधि तैयार करनी पड़ेगी, सामाजिक ढांचा। हम न्याय के लिए भी हमें जो है वो इनके ऊपर निर्भर ना पड़े। ये जानबूझ के आप देखिए न्याय हमें कैसे मिलता है। पुलिस के पास जाओगे तो वो वहाँ भ्रष्टाचार का बोला बाला है, क्यों जी। न्याय व्यवस्था के पास जाओगे, कोर्ट के पास जाओगे तो वहाँ 15-15, 20-20 साल तक केस चलते रहते हैं। तो वो जानबूझ के आपको लटका के रखते रहते हैं। और आपकी सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने पहले बर्बाद कर दिया, आपकी न्यायिक व्यवस्था को, पंचायतों को बर्बाद किया, गंदे लोगों को उसके अंदर लेकर आए, क्योंकि अच्छे आदमियों ने बोलना बंद कर दिया। अच्छे आदमी चुपचाप घरों में बैठ गए। ये एक बहुत बड़ी कमी रही अपने समाज की। तो ये भी अपने को, अपने बच्चों को सिखाना है। अगली पूरी की पूरी पीढ़ी को ये संस्कार दे के जाने हैं। फिर अपने को प्राइवेटाइजेशन से भी ये संस्थाएं रोकनी पड़ेंगी। संस्थान, जितने भी संस्थान प्राइवेट हो जाएंगे आने वाले वक्त में, अगर बैंक प्राइवेट हो गए, रेलवे प्राइवेट हो गई, रोडवेज प्राइवेट हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके बच्चे अगर वहाँ नौकरी करेंगे तो गुलाम हैं, और अगर आपको उनकी सेवाएं चाहिए तो वो तो कंडीशन उनकी मर्जी है। भाई मेरी ये बोतल है, मान लो आपको खरीदनी है, मैं तो कहूँ मैं तो भाई 10,000 में दूंगा, प्राइवेट है, मेरी है, मैं मालिक हूँ। पब्लिक की होगी, अगर समाज की होगी तो समाज तय करेगा। अब ये जो आपकी चौपाल हैं, ये जो चौपाल है, जोड़ है, शामलात की ज़मीन है, पावर हाउस की ज़मीन है, कहीं हमारे गांव में जैसे शुगर मिल है, ऐसे ही और जितनी भी सरकारी ज़मीन है जो पंचायत की होती थी पहले, आप देखोगे ये ज़मीन ना या तो पंचायत के नाम मिलेगी या ये किसी ना किसी ने दान दे रखी होगी। मतलब कहीं पे भी आप जाओगे, जो पंचायती ज़मीन है वो, मतलब जो सज्जी ज़मीन है वो या तो पंचायत की है या किसी की दी हुई है। तो अभी से पहले हमने कुछ आंकड़े देखे थे, कुछ जगह पे सरकारी स्कूलों की ज़मीन किसी बुजुर्ग ने दान दे रखी, किसी ने 5 किले दे रखे, किसी ने 10 किले दे रखे, वह ज़मीन ईब सरकार ने अपने नाम कर ली। सितंबर 2021 में चिट्ठी आई थी ये कि आप अपनी ज़मीनों को मोनेटाइज करना चाहते हो तो अब सरकारों के कुछ जगह पे ज़मीन अपने नाम हो चुकी है, कुछ जगह बची हुई है। तो जहां पर बची हुई है तो वो वाले गांव अपनी ज़मीनों को बचा लें, और जहां सरकार के नाम हो चुकी हैं अब सरकार उनको बेचने जा रही है। यानी आने वाले टाइम में आप सामूहिक तौर पे कुछ भी ना कर पाओ, इसका इंतजाम पूरा करने लग रही सरकार कि ईब तो आपकी अपनी ज़मीन है, व्यक्तिगत ज़मीन वह तो कर्जे पे है, और सामूहिक ज़मीन वह प्राइवेट जाली। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सरेंडर करना। हमने ये निर्णय लिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे भाई, हम तो आखिरी सांस तक लड़ांगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको इस दिशा में काम करना पड़ेगा। जो मैं सिविल डिसोबीडियंस की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, कि आपको गांव में
इस लेवल पे जागृति लानी जरूरी है कि आपको अपने बच्चे बचाने के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे आज हो जाओ, चाहे आप 2 साल पीछे हो जाइए, जब आपने बिल्कुल सामने घर के बाहर एक एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा नजर आने लग जाए। तो सर्वेलेंस स्टेट से बचाने के लिए हमने फिर यही किया था कि मान लो इस गांव में किसी के साथ जाति हो रही है, तो किसी और गांव में अगर आसपास के लोगों को भी खबर होनी जरूरी है, और या जिले में अगर किसी के साथ हो रही है, शहर में, तो भी हमारे कुछ साथी हों। तो हम कल मीटिंग कर रहे हैं, कल शनिवार है, कल शनिवार है ना, कल जो सेवा, ये मानव सेवा संघ बड़ा पार्क है ना, जो कर्ण पार्क थोड़ी उसका नाम, कर्ण पार्क अंदर है भाई, कर्ण पार्क अंदर है ना, हाँ मना मेरा कर्ण पार्क अटल पार्क अलग है, कर्ण पार्क अलग है, वो मानव सेवा संघ का पार्क है। मानव सेवा संघ का ही बस स्टैंड के पास। हाँ, बस स्टैंड के पास है, वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, जो जिला करनाल के लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, ताकि मान लीजिए आपके गांव से मान लो 5 बच्चे हैं जो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, एक तो वो थोड़ा गहराई से समझ लेंगे, बाद में जब गाँव के युवाओं की मीटिंग हो, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके उनके हिसाब से, ताकि आपको पता लग सके कि आप अपने बच्चों की शिक्षा पे कैसे काम करोगे। हाँ, करना पड़ेगा आप सबको मिल करके। देखो, हम 20, 30, 50 लोग क्या है, साल 2 साल तो हम चिल्ला सकते हैं गांव गांव जा करके, उसके बाद हमारी गुंजाइश नहीं रहेगी। हो सकता है कि भाई एक ही चीज़ को हम कितना समझा सकते हैं आपके बीच में, आगे कमान अगली पीढ़ी को तैयार होना पड़ेगा ना इसके लिए कि चीज़ों को समझ के आगे बढ़िया चीज़ों को प्रचारित करें। जो निकम्मे लोग हैं ये तो प्रचार में दिन रात लगे हुए हैं, ये जो लूटने वाले लोग हैं ये तो दिन रात लगे हुए हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए आगे से आगे और प्योद तैयार करनी पड़ेगी जो इन चीज़ों को समझती हो, इन षड्यंत्रों को समझना भी सिखा देंगे, इनसे बचने के रास्ते भी बता देंगे। पूरी बात समझने के लिए तो मतलब 20-30 घंटे का समय चाहिए, तो वो उसकी ट्रेनिंग की जो मतलब जो वीडियोज़ हैं वो हम आपको दे देंगे, तो वो यहाँ अपना प्रोजेक्टर पर लगा के सामने बैठ के नचे देख लो फिल्मा की तरिया, भाई के बात हैं, के बात हो के रहा। इस एंगल से एक एक आदमी को जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। जो आप कह रहे थे कि आप रोक दोगे, वो हम नहीं रोक सकते, लेकिन पहले हमें पता हो ना कि आने वाले टाइम की समस्याएं क्या हैं, हमारे दुश्मन कौन है, और लड़ाई हमें कितनी बड़ी लड़नी है और कैसे लड़नी है। और ये लड़ाई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये लड़ाई आपको अपनी रसोई और अपने खेत से ही जीत सकते हो। आने वाले टाइम में कर्जा जो है हमें देना बंद करना पड़ेगा, बैंकों से अपना पैसा निकाल करके अपनी खेती वाली ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, लोन और गांव को इकट्ठा होना पड़ेगा। आपकी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्जे आएंगे। अभी भूमि अधिग्रहण कानून इन लोगों ने पास कर दिया है, पहले 70% आदमियों के साइन चाहिए करते, अब 70% आदमियों के साइन की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी ज़मीन, अगर यह ज़मीन सरकार को पसंद आ गई और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी कंपनी ने बोल दिया कि यह चौपाड़ वाली ज़मीन हमने चाहिए और यहाँ हम कोई बड़ा स्टोर खोलेंगे किसान के लिए, तो सरकार इस ज़मीन को एक्वायर करके देगी और डीसी रेट जो है खाते में पहुंच जाएगा जिसके नाम वह पड़ी होगी। तो ये समझ लेना कि आपकी ज़मीनों पे अवैध पहले एक एक आदमी पे चेक करेंगे ये कि आपका एक आदमी था, उसकी ज़मीन जो है किसान क्रेडिट कार्ड में डिफाल्टर हो गया, तो उसकी ज़मीन पे कब्जा करवाएंगे एक किसान पे। पहले वो चेक करेंगे कि एक किसान पे जब कोई कब्जा होता है तो बाकी के लोग बोलते हैं कि चुप रहते हैं। आप क्या सोचेंगे, भाई अगला दारू पिया करता, दारू में उड़ा दिया पैसा, हमारी क्या गलती है इसमें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो टेस्टिंग है, एक कमियां फिर वो हमारे बीच में भी निकाल देंगे, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे हमारी कमाइयों को बिल्कुल ज़ीरो करना ही है। हो सकता है कि मैं ये कह रहा हूं कि 8 साल में इनका प्लान है, 2030 में तो हम लोग थोड़े बहुत सचेत हो गए तो ये 35 तक सरक देंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि 35 के बाद ये छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने अपने पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए 50 साल इंतज़ार किया है। हाइब्रिड बीज जो थे ना, इंदिरा गांधी की सरकारों के से भी पहले आ लिए थे, उस टाइम पे देना शुरू, नसबंदी की प्रक्रिया तब स्टार्ट हुई थी। देख लो आप, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, बीज को नियंत्रण करने के लिए प्रक्रिया तब से चल रही है, और इसके अंदर सारे पॉलिटिशियन शामिल हैं। तो अब नसबंदी के तरीके दूसरे निकाले हैं इन्होंने। तो ये बीज बचाने का खेल है, नहीं तो हमारा बीज नाश होना तय है। आप लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा, शहरों के अंदर छोटे छोटे कबूतर खानों में रखा जाएगा। चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट सिस्टम और क्वारंटाइन के अलग अलग वो बने हुए हैं बक्से, एक एक आदमी का एक एक बक्सा।
आपको अलग अलग रहना है, आप बात ही नहीं कर पाओगे। और ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये मुंह पे ढकने वाला जो प्लान था और ये ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट, ये स्टार्टिंग थी इसकी, और ये रुकने वाला नहीं है, ये नहीं रुकेगा। आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वक्त अपने गांव को जगाने के लिए निकलते हो या इसको केवल भाषण मान के यहीं छोड़ देते हो। हम अपना काम करते रहेंगे। हमने डिसाइड किया है कि हम गड़ के कौन मरा, अपन लड़ के मरांगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्मता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पापा चौधरी साहब सुनील बोला 1 मिनट, बात तो आपने सारी ये बोला 1 मिनट सुनील। हैं?